नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम लोग यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन सा कंपनी का स्थापना कब हुआ, कौन सा कंपनी भारत में पहली बार आया, इसका क्रम देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे हम कुछ पॉइंट को लिख दिए हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बोर्ड पे नज़र डालते हुए देखते हैं। यदि यूरोपीय कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ 1498 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा कंपनी जो स्थापना हुआ वह था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा रहा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पांचवा फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी और छठा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको समझते हैं हम लोग कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ और यदि भारत आने की बात की जाए तो भारत वह 1498 ईस्वी में ही आता है। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 ईस्वी में होता है। तीसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। चौथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में। इसमें दो कंपनी का नाम हमेशा याद रखेंगे हम लोग। पहली बात कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्तादो द कंपनी के नाम से भी जाना जाता है और फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी द इंडस ओरिएंटल कंपनी के नाम से जानते हैं। तो पहली बात कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जानते हैं तो इस्तादो द कंपनी। फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से तो कंपनी द इंडस ओरिएंटल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि यदि यूरोपीय कंपनी की बात की जाए, भारत का यूरोप से व्यापार की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आता है। तो यहाँ पे एक सवाल है कि क्या इसके पहले यूरोप का क्या भारत से व्यापार होता था? तो जवाब होगा होता था। 1498 के पहले भी यूरोप का व्यापार भारत से होता था। अब यहाँ पे सवाल है कि यदि व्यापार होता था तो स्थल मार्ग से होता था या जल मार्ग से? तो जवाब है कि स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था, लेकिन रास्ता अलग था। पहले समझते हैं कि 1498 के पहले यदि यूरोप के साथ भारत का व्यापार होता था तो दो मार्ग, स्थल और जल दोनों से। यदि स्थल मार्ग की बात करें, स्थल मार्ग की बात करें तो स्थल मार्ग से होता था व्यापार, उसको हम लोग बाल्कन क्षेत्र के नाम से जानते हैं और बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे यदि हम एक छोटा सा मैप यहाँ पे बनाने का प्रयास किए हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि यूरोप हमारा इस एरिया में है, ये आपका रूस है, यूरोप का ही एरिया है। ये आपका मोटा मोटी देख ले तो एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, काला सागर है और इसमें जो ये यूरोप हमारा ये हुआ और भारत ये हुआ। तो इस एरिया से जो आता है ये हमारा बाल्कन क्षेत्र कहलाता है। और बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन सा देश स्थलीय मार्ग बनाता था तो याद रखेंगे कि पहला तुर्की, ईरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान तक यदि कोई व्यापारी पहुंचता था उसके बाद आ जाता है हिमालय का पर्वत श्रेणी, जिसमें पाकिस्तान के हिस्सा में खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा, ये उसका रास्ता था। कि सबसे पहली बात समझते हैं, एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं कि स्थल मार्ग से यूरोप का जो व्यापार होता था बाल्कन क्षेत्र से होता था और उसके अंतर्गत तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक पहुंच करके खैबर दर्रा के माध्यम से वह भारत में प्रवेश करता था, कुछ बोलन दर्रा के माध्यम से, कुछ गोमल दर्रा के माध्यम से। ये बाल्कन क्षेत्र और ये स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था।
अब दूसरा क्या कि ये तो हो गया आपका क्या स्थल मार्ग वाला। अब जल मार्ग से भी होता था पहले भी व्यापार। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि यदि जल मार्ग से पहले भी व्यापार होता था तो हम लोग भारत की खोज की बात की जाए तो 1498 ही क्यों लिखते हैं। तो समझते हैं, जल मार्ग से पहले व्यापार होता था तो यहाँ हमारा यूरोप है, तो यूरोप में इधर आ गया आपका क्या यूरोपीय देश पुर्तगाल हो गया, स्पेनिश हो गया आपका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड जिसको हम लोग अंग्रेज के नाम से जानते हैं, ये सब एरिया में अवस्थित है। वहाँ से वह यदि वह भारत आना चाहेगा और जल मार्ग से, तो वहाँ पे दो जल मार्ग का रास्ता है। पहला भूमध्य सागर, वह उसके पास दो रास्ता था, या तो भूमध्य सागर आए और भूमध्य सागर से आने के बाद फिर इस एरिया पे उसको माल जहाज से उतरवाना पड़ता था, फिर यहाँ से लोड करना पड़ता था लाल सागर, और लाल सागर से होते हुए अरब सागर में होते हुए भारत आता था। एक रास्ता और था जल मार्ग का, इधर से यदि वो आना चाहेगा तो बीच में काला सागर स्थित है, काला सागर से फिर वह इस लाल सागर में ही होते हुए अरब सागर पहुंचता था और भारत पहुंचता था। तो ये दो रास्ता था क्या चीज़, भारत आने का जल मार्ग, यानी पूर्णतः जल मार्ग नहीं था। अब हुआ क्या चीज़, 1498 के पहले की चर्चा हम कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि 1453 ईस्वी में 1453 से पहले तो सारा चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, व्यापार यही मार्ग से हो रहा था। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया या फिर उस्मानिया क्षेत्र, याद रखेंगे क्या चीज़, इसको मिटा देते हैं हम, बाल्कन क्षेत्र याद रखना, ये सब याद रखना है। उसके बाद इसको मिटा रहे हैं हम। हाँ, तो डेट क्या है, 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया या इसी को बोला जाता है उस्मानिया क्षेत्र। उस्मानिया क्षेत्र ये तुर्की में पड़ता है, ठीक है ना, तुर्की वाला एरिया ये कुस्तुनतुनिया या उस्मानिया क्षेत्र। इस पर अधिकार कर लिया अहमद द्वितीय। और अहमद द्वितीय जो था थोड़ा लुटेरा टाइप का राजा था, लुटेरा टाइप का आदमी था, और धीरे धीरे वह इस पूरे एरिया पर इसका एकाधिकार हो गया, किसका, अहमद द्वितीय का। और यूरोप से जो भी व्यापारी इस रास्ते से आता था उसको यह क्या करता था, लूटपाट करता था। अब समझिए, यदि कहीं पे लूटपाट हो तो उस रास्ता से कोई गुजरना चाहेगा, नहीं गुजरना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है, इस रास्ता में लूटपाट हो रहा है, तो इस रास्ता से यूरोप और भारत का व्यापार का संबंध क्या हुआ, टूट गया। अब जब संबंध टूटा और व्यापार की बात करें तो यूरोप का जो है मसाला के लिए वह निर्भर था, सब यही दक्षिण पूर्वी एशिया पर ही। तो मसाला की पूर्ति कौन करेगा यूरोप में, तो मसाला की पूर्ति पर निर्भर था इससे, अर्थात हर हालत में उसको दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना रखना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, रास्ता खोज के लिए निकला। अब जाहिर सी बात है, ये रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो दूसरा रास्ता ढूंढेगा ही व्यापार करने के लिए। तो इस प्रयास में सर्वप्रथम एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, वह व्यक्ति था स्पेन का, उनका नाम है कोलंबस, ठीक है ना। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है, और लगभग स्पेन यहाँ पर है, भारत की खोज के लिए निकलता है। तो वो इधर नहीं आकर के वो सामने सीधा चला जाता है, और भारत की खोज के क्रम में ही क्या होता है, 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज हुआ। तो सवाल है कि कोलंबस किसकी खोज के लिए निकला था, तो भारत की खोज के लिए, लेकिन भारत का खोज नहीं होकर के किसका खोज हो जाता है, अमेरिका का खोज होता है। कब, 1492 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझे होंगे। अब आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम। अब एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि पुर्तगाल डायरेक्ट यहाँ से निकला, वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकला और डायरेक्ट भारत पहुँचता है, ऐसा नहीं है। समझते हैं, पुर्तगाल से एक व्यक्ति जिसका नाम है बर्थोलोम्यू डियास, नाम याद रखेंगे, बर्थोलोम्यू
डियास, ठीक है ना। ये 1487 ईस्वी तक इस एरिया में, इस एरिया जो है दक्षिण अफ्रीका का अंतिम किनारा है, इसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, या फिर हम कह सकते हैं आशा अंतरिप। ये वाला एरिया क्या है? आशा अंतरिप, आशा अंतरिप। तो ये व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियास जो था 1487 ईस्वी में आशा अंतरिप तक पहुंच चुका था। और बार्थोलोम्यू डियास कहाँ का है? पुर्तगाल का है। अब ये बार्थोलोम्यू डियास आशा अंतरिप तक पहुंचता है और इसको तूफानी अंतरिप का नाम देता है, तूफानी अंतरिप, या इसी को हम लोग आजकल केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो 1487 ईस्वी में पुर्तगाली व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियास पहुंच चुका है। तो पुर्तगाल को यहाँ तक का तो रास्ता पता है। तो 1487 के 10 साल बाद 1497 ईस्वी में, 1497 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा। वह भारत की खोज के लिए निकलता है और आशा अंतरिप तक तो उसको पहले से पता यहाँ आता है, और यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ते हुए केरल के कालीकट नामक जगह पर पहुँचता है। वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचता है। कब? 1498 में। इस तरीके से भारत की खोज होता है। इसमें यदि सवाल और ज़्यादा अंदर करे कि वास्को डी गामा किस स्थान पर पहुंचता है, तो जिस स्थान पर पहुंचता है उस जगह का नाम है कपकबाडो। याद रखेंगे क्या नाम है? कपकबाडो। तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस जगह पर पहुंचता है? कपकबाडो। किसके अंतर्गत है? केरल में कहा? कालीकट के अंतर कपकबाडो एक एरिया है, गांव टाइप का था, वहां पे पहुंचता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब समझेंगे, जब वास्को डी गामा पहुंचता है तो वास्को डी गामा को रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक दिखाने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम है अब्दुल माजिद। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल माजिद। और अब्दुल माजिद जो था वह गुजरात का आदमी था। कहाँ का? गुजरात का। तो ये पॉइंट भी याद रखना। तो वास्को डी गामा के सेंस में याद रखेंगे क्या चीज़? सबसे पहले याद रखेंगे बार्थोलोम्यू डियास कहाँ पहुँचता है, तो आशा अंतरिप, या इसी को क्या नाम दिया गया? तूफानी अंतरिप। और उसके बाद 1497 ईस्वी में कौन निकलता है भारत की खोज के लिए? तो वास्को डी गामा। और भारत कब पहुंचता है? 1498 ईस्वी में। कहाँ? तो कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल में पड़ता है। अगर प्रॉपर जगह की बात करें तो याद रखेंगे कपकबाडू नामक जगह पर पहुंचता है। अब कालीकट बंदरगाह यानी केरल में पड़ता है। उस जगह का एक राजा था, हिंदू वंश का राजा था, जिसका नाम था जमोरिन। वास्तविक में नाम कुछ और होगा, लेकिन इसको उपाधि जमोरिन का मिला हुआ था। वो इसका स्वागत करता है वास्को डी गामा का। तो याद रखेंगे ये वाला पॉइंट भी कि वास्को डी गामा का स्वागत कौन? हिंदू राजा करता है, तो जमोरिन। तो इस तरीके से भारत का यूरोप के साथ समुद्री मार्ग का खोज होता है। और अब आगे हम इस चीज़ को बढ़ाते हुए चले तो सबसे पहली बात कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? 1498 ईस्वी में। और भारत पहुंचता है कब? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में कौन पहुंचता है? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा प्रथम बार जो है यहाँ व्यापार करने के लिए आता है और वापस यहाँ से मसाला लेकर जाता है। क्या चीज़? मसाला लेकर जाता है। और वह अपने देश में जब इसका व्यापार करता है तो पूरा काट छाट करके इसको क्या होता है? 60 गुना मुनाफा होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम वास्को डी गामा को मसाला व्यापार में कितना फायदा होता है? तो 60 गुना।
अब जाहिर सी बात है, जब इतना फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ का और दूसरा व्यापारी भी भारत आने के लिए चाहेगा, व्यापार करना चाहेगा। तो इसी क्रम में दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति आया, उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। याद रखना इस नाम को कि दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया था कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और ये जो आया था एक जहाज नहीं बल्कि 13 जहाज के साथ आया था, 13 जहाज के साथ आया था, ठीक है ना। तो याद रखेंगे दूसरा व्यक्ति पुर्तगाली जो कि भारत आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, और ये 13 जहाज के साथ आया था। अब समझते हैं वास्को डी गामा के सेंस में। यदि वास्को डी गामा की बात करें हम, तो वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया। कितना बार? 3 बार। पहला जो आया वह 1498 ईस्वी में, ये तो सब लोग जानते हैं। दूसरा बार आया 1502 ईस्वी में। फिर तीसरा बार आता है वह 1524 ईस्वी में, और तीसरा बार 1524 ईस्वी में आता है। इसको वहाँ की सरकार वायसराय के पद पर नियुक्त कर के भेजता है 1524 ईस्वी में। और 1524 यानी कि दिसंबर, याद रखेंगे दिसंबर 1524 ईस्वी में ही वास्को डी गामा का कोचीन में निधन होता है। कोचीन में मृत्यु हो जाता है। तो याद रखना है वास्को डी गामा का मृत्यु कहाँ होता है? तो भारत के कोचीन में, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया? 3 बार, 1498, 1502 और 1524, ठीक है ना। अब यदि हम आगे इस चीज़ को बढ़ाएं तो पहला पुर्तगाली गवर्नर था, चूँकि क्रम से हम लोग डिस्कस करेंगे। यूरोपीय कंपनी की आगमन में पहला कौन है? पुर्तगाली। उसके बाद दूसरा डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा डच, इसी तरीके से आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली पर ही चर्चा करते हैं। अच्छा, पुर्तगाली पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग कि यदि स्थापना की बात करें कि यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम क्या है, तो स्थापना का क्रम है पहला पुर्तगाली। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। स्थापना का क्रम है पुर्तगाली पहला। इसके बाद स्थापना हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद स्थापना हुआ है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद स्थापना हुआ, डच के बाद हुआ है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो डेनिश ही लिखते हैं। इसके बाद स्थापना हुआ फ्रांसीस का, और उसके बाद स्थापना होता है स्वीडिश का। तो ये हो गया स्थापना का क्रम। लेकिन यदि भारत आने की क्रम की बात करें तो थोड़ा सा उलट जाता है। लिख देते हैं भारत आने का क्रम, ठीक है ना। तो पुर्तगाली कंपनी का स्थापना पहले, ये भारत भी पहले आता है। पहले पुर्तगाली ही आया। लेकिन दूसरा में ध्यान रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हो जाता है, लेकिन आता है भारत में डच। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटेन लिखते हैं या अंग्रेज लिखते हैं, अंग्रेज। उसके बाद जो जैसे है वैसे होता है। अब थोड़ा सा समझेंगे, बारी बारी से हम एक बार चर्चा कर देंगे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में, लेकिन भारत में पहला फैक्ट्री वह खोलता है कोचीन में 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। यदि अंग्रेज की बात करें हम, तो अंग्रेज अपना पहला कारखाना खोलता है 1608 ईस्वी में सूरत में। अंग्रेज स्पेशल चलेंगे। वैसे अंग्रेज की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंस में जनरली 1600 सबको याद रहता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ है। और जिस समय इसका स्थापना हुआ है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नाम ही नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी
1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 में ही पड़ता है। खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर हम स्पेशली चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार।